आज क्या क्लास है हमारी? सेल चैप्टर, राइट? तो सब रेडी हो? तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल। ये चैप्टर ना मतलब जनरली कैसा चैप्टर है यार, मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर है, समझ रहे हो? इसमें दिमाग लगाने जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, सिंपल सिंपल सा। सिर्फ थ्योरी 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 पूछी जाएगी, ठीक है? दिमाग में कुछ भी लगाना नहीं है, सीधा सीधा आता है या नहीं आता है टाइप्स वाला, मतलब ये पूरा चैप्टर है, ठीक है? आते हैं सेल थ्योरी। बेटा लोग स्टार्ट कर दें? हाँ बोल दो यार। हाँ शाबाश, भूल मत जाना, रिप्लाई करते रहना है, तभी तो पता चलेगा ना, ठीक है? हाँ वेरी गुड। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे, बेटा लोग रिप्लाई क्या करो, बच्चा लोग रिप्लाई नहीं करते हो तो काफी चीजें पता नहीं चलती हैं, ठीक है? तो इसलिए रिप्लाई रेगुलरली करते रहा करो, ठीक है? अभी क्लास में होते तो भी तो सर हिलाना पड़ता ना, हाँ कि नहीं? तो वैसे यहाँ पर भी हैंड रेस कर लिया करो, अच्छा रहता है। चलो, अभी हैं कितने अटेंडीज वैसे? ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं, है ना? 9 का टाइम होगा तो 9:05 तक आएंगे, 9:10 तक आएंगे, है ना? आराम से आते हैं। हाँ वैसे सुबह सुबह की क्लास है, कैन अंडरस्टैंड। कितने हैं जो लेट सोते थे? कितने लोग हैं जो लेट सोते थे? हैं? अच्छा, समझ गई, बहुत बहुत दुख हो रहा है सुन के। कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, फिर नीट हो जाएगा। 2 महीने खाली सोते ही रहना है, कुछ नहीं कर पाए, खाली हो जाओगे 2 महीने। 2 महीने के मतलब, हाँ इस बार तो कम टाइम मिलेगा तुम्हें, नो डाउट, लेकिन स्टिल 2 महीने खाली हो, क्या करोगे फिर? एक डेढ़ मतलब 1 महीना तो मिल ही जाएगा। नीट रिजल्ट, फिर उसके बाद में उनका वो सब पूरी फॉर्मेलिटीज, 1 महीने मिलेगा। कोई काम नहीं होगा जिंदगी में सोने के अलावा, अभी जग लो बस, ठीक है? चलो, तो आई थिंक सबकी गुड मॉर्निंग हो चुकी होगी, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो यार, हर गुड मॉर्निंग के बाद में एक छोटी सी चीज याद रखो बेटा लोग, जिंदगी में हमेशा 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 सबके साथ सेम प्रॉब्लम्स आती हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ कुछ अलग प्रॉब्लम आती है, सबके साथ ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम्स ही आती हैं। वही सेम की मतलब नींद आ रही है और मतलब कल से पढ़ेंगे, है ना? समझ गए? मतलब सबके साथ में सेम 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 ही प्रॉब्लम आती है। लेकिन याद रखो बेटा, जो मतलब जो सक्सीड हो जाते हैं और जो नहीं सक्सीड होते हैं, उनमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। पढ़ाई सब करते हैं, कोई थोड़ी कम, कोई थोड़ी ज्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता उतना ज्यादा। बस फर्क इससे पड़ता है कि जो तुम पढ़ रहे हो ना, वो सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो कि मम्मी कह रही है, पापा कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, या कोई भी कह रहा है दुनिया में, तुम इसलिए बैठे हो पढ़ने के लिए, ठीक है? मतलब जब तुम पढ़ाई दिल से करोगे ना यार, दिल से कि नहीं यार मेरे को डॉक्टर बनना ही बनना है, ठीक है, तो तुम थोड़ा ज्यादा बेटर पढ़ पाओगे, तो तुम्हारा सिलेक्शन भी इजी हो जाएगा, ठीक है? तो याद रखो, पढ़ाई कभी दिमाग से नहीं होती, पढ़ाई दिल से होती है, समझ गए? और पढ़ाई कर रहे हो तो उसको पढ़ाई समझ के मत करो, समझ गए? पढ़ाई कर रहे हो तो उसे कभी भी पढ़ाई समझ के मत करो। जिस दिन तुम्हें ऐसा समझ में आ जाएगा कि ये जो लाइनें हैं जो तुम पढ़ रहे हो, जो अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में से आएगा, मैं तुम्हें शर्त लगा के देती हूँ। जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये फटाफट फटाफट पे भी पढ़ा रही हूँ ना, इसमें भी बेटा याद रखो, कम से कम 80% क्वेश्चन यहीं से तुम्हारे आ जाएंगे, समझ गए? कम से कम, ठीक है? तो फटाफट जो पढ़ा रही हूँ उसमें से ही इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, और उसमें से भी तुम में से बहुत सारे मिस आउट कर देंगे। उसके पीछे रीजन ये नहीं होगा कि तुम वीक हो, या तुम्हारी टेंडेंसी, आईक्यू, ये वो XYZ जितनी चीजें हैं वो कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम सबके ब्रेन्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, तुम सबके पास में इतना दिमाग है कि तुम कोई भी डैम एग्जाम क्लियर कर सकते हो, सिर्फ नीट नहीं, मैं बड़े बड़े एग्जाम्स की भी बात कर सकती हूँ। तुम सबके पास पोटेंशियल है, विदाउट फेल, विदाउट डाउट। और ये हर बच्चे को पता होता है कि अगर वो पढ़ लेगा तो वो बहुत स्कोर कर जाएगा। तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। क्या जरूरी है उसके लिए? पढ़ना जरूरी है। लेकिन पढ़ाई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है कि मम्मी कह रही है, पापा कह रहे हैं, देख लेंगे, ठीक है? क्या जरूरत है कि आप दिल से पढ़ाई करो,
ठीक है, चलो गेट सेट एवरीवन, मेरे ख्याल से सब रेडी हैं, अपनी कॉपी वॉपी पेन में लेके तैयार हो जाओ और आज की पढ़ाई हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो यार एक चीज देखो, सबसे पहले अब सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल मतलब ये जो वर्ड है, मतलब ये जो सबसे पहले आया था सेल, वो तो रॉबर्ट हुक ने दिया था, वो मतलब उसने कॉर्क देखा था ना, कॉर्क, उसमें वो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उसने देखा था, सेल वर्ड दे दिया, क्योंकि जब उसने देखा था तो उसने क्या देखा था, ऐसे छोटे 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 ऐसे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देख लिए थे, तो उसने इसको सेल खाली मतलब कंपार्टमेंट्स का वो होता है सेल, तो उसने पहली बार उसको मतलब सेल नाम दे दिया था। ठीक है, उसके बाद से सेल ही फेमस हो गया, और उसके बाद में 1838 में, याद रखो ये जो वैल्यूज हैं एनसीईआरटी में जितने भी डेट्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट के नाम है, वो सब इंपॉर्टेंट है, सब आए। ठीक है, एनसीईआरटी में कोई भी नाम कभी नहीं छोड़ना है, सारे नाम और सारे डेट्स याद रखने हैं। तो उसमें आ जाएगा बंदा, एक स्क्लीडन था, कहाँ का था, जर्मन का था, बॉटनिस्ट था, और उसने क्या देखा था यार, प्लांट सेल देखे थे, सबसे पहले उसने लिविंग प्लांट सेल वगैरह देखे थे। उसके बाद में स्वान था एक बंदा 39 में, मतलब एक साल बाद, वो जूलॉजिस्ट था और उसने बहुत सारे एनिमल सेल देखे थे। ये बात समझ में आई? और एनिमल सेल और उनके मेम्ब्रेन्स वगैरह जो हैं वो सब उन पे उसने स्टडी भी करी थी। ये बात समझ में आई क्या? एंड फाइनली ये सारे मतलब इन्होंने स्टडी करके और सबने मतलब मिलके, मतलब स्लीडन स्वान वगैरह सबने मिलकर क्या किया था, एक सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की थी। किसने किसने? स्लीडन और स्वान ने मिलकर एक सेल थ्योरी मतलब फॉर्मुलेट करी थी। ठीक है, तो जो स्लीडन और स्वान ने जो बोला था मतलब जो सेल थ्योरी दी थी इनिशियली, उसमें कुछ और कंसेप्ट ऐड करे थे रुडोल्फ वर्को ने। किसने ऐड कर दिए थे यार? रुडोल्फ वर्को ने। ठीक है, तो जब स्लीडन और स्वान इन्होंने दिया था, तब उसको हम क्या बोलते थे? सेल थ्योरी। क्या बोलते थे? सेल थ्योरी। फिर जब रुडोल्फ वर्को में उसने अपने पॉइंट्स ऐड कर दिए, तो वो हो गया मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल। क्या हो गया यार? रुडोल्फ वर्को के पॉइंट ऐड करने के बाद में वो क्या हो गया बेटा? सेल प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, सेल प्रिंसिपल, सेल डॉक्ट्राइन, ये सब कह देते हैं उसको। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार, यहाँ पर जो तुम्हारा मतलब स्क्लीडन एंड स्वान थे, उन्होंने सबने क्या बोला था यार, सारे लिविंग सेल्स जो होते हैं, मतलब सारे जितनी भी लिविंग चीजें हैं वो मतलब सेल की ही बनी होती है ना। दूसरा, फिर जब तुम्हारा रुडोल्फ वर्को आया था, तो उसने ये वाला पॉइंट ऐड किया था कि सारे सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। ये बात समझ में आई क्या? अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो इधर, मतलब सारे टोटल पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर है। लाइफ जो होती है वो सिर्फ सेल की वजह से एग्जिस्ट करती है ना। सारे लिविंग बींग्स जो है वो सेल के बने होते हैं, है ना। सेल क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्म के मासेस होते हैं जो कि बाउंड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो कि बाउंड होता है सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, सारे सेल के मतलब फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, सेल जो है यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन और हेरिडिटी होता है। सेल क्या होता है यार? यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन और हेरिडिटी होता है। ठीक है, फिर इसी में रुडोल्फ वर्को का एक पॉइंट ऐड हुआ था। ये जो 5 पॉइंट पड़ा है, दिस इज जस्ट सिंपल सेल थ्योरी। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, मतलब पांचवा नहीं छठवां जो भी नंबर है उसका, वो वाला पॉइंट क्या था यार? ओमनी सेल्यूलाए सेल्यूला या थ्योरी ऑफ सेल लिनिएज। किसने दिया था यार? रुडोल्फ वर्को ने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया था, ओमनी सेल्यूलाए सेल्यूला। इसका क्या मतलब है कि सारे सेल्स जो हैं वो लिविंग सेल से आते हैं। तो ध्यान रख लेना, इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि मतलब सारे सेल थ्योरी में, मतलब सेल थ्योरी के ये सारे पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट है रुडोल्फ वर्को का, जिसकी वजह से वो क्या हो गया यार? सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल बन गया। ये बात समझ में आई? और वो क्या है? उमने सेल्यूला सेल्यूला, इसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, चलो अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है बेटा? अब हम आते हैं तुम्हारे, ये फिर से हमारा बचपन का मतलब बहुत ही प्यारा सा वो है ना। हमने पूरे बचपन से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस पढ़ा हुआ है। एक ये वाला डिफरेंस है, एक प्लांट सेल एनिमल सेल का जो डिफरेंस है वो हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ये तो हम सब ने पढ़ा है, हम सबको पता है। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो जनरल डिफरेंसेस हैं वो तो एग्जिस्ट करते ही हैं, उनके अलावा कुछ स्पेशल डिफरेंसेस हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में होता है, हम उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होता है लाल मेरे? प्रोकैरियोट यानी कि वो जिनके अंदर में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट कौन से होते हैं यार? ये मतलब वो जिनके अंदर में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल क्या होते हैं यार? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गेनेल हैं भैया, जितने भी ऑर्गेनेल हैं सेल के अंदर, वो सब क्या होते हैं यार? सब मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, यानी तुम कोई सा भी नाम लो और वो इसके अंदर नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, कुछ भी, समझ गए ना? कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता।
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं ना, जैसे एग्जांपल राइबोसोम, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, तो ऑब्वियसली इसके अंदर में प्रेजेंट होगा, समझ गए ना। सिर्फ प्रोकैरियोट्स वो हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता, दैट्स इट। ठीक है। अब यहाँ पे आया, इनका जो नाम है, नाम किसके बेसिस पे था? न्यूक्लियस के बेसिस। कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है, समझ गए। तो प्रो यानी प्रिमिटिव, कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, है ना। तो मैंने बोला ना, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता। तो न्यूक्लियस क्या है यार? न्यूक्लियस भी ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और उसके अंदर जो भी एक्सवाइजेड आइटम प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने बताया ना कि इनके अंदर में मेम्ब्रेन ही नहीं होता। अगर मेम्ब्रेन ही नहीं होता तो इसके अंदर में न्यूक्लियस ही नहीं होगा, तो इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होगा, ऑब्वियस न्यूक्लियस नहीं होगा, है ना। तो न्यूक्लियस नहीं होता है इनके अंदर। इनके अंदर क्या होता है यार? नॉर्मली ना एक ऐसा स्पेस होता है, ऐसे स्पेस है, खाली स्पेस हो गया। उस खाली स्पेस में क्या हो जाएगा लाल? उस खाली स्पेस में हो जाएगा तुम्हारा ऐसे ऐसे करके डीएनए पड़ा होगा, समझ गए। मेम्ब्रेन नहीं है, खाली स्पेस है, खाली स्पेस में ये तुम्हारा न्यूक्लियस पड़ा, मतलब न्यूक्लियस नहीं, मतलब डीएनए आरएनए जो भी है उनके अंदर, वो उसके अंदर प्रेजेंट है, समझ आया। तो इस टोटल आइटम को हम क्या बोल देते हैं यार? जीनोफोर। क्या बोल देते हैं इसको? जीनोफोर। या फिर हम क्या बोल देते हैं उसको यार? न्यूक्लियोइड। क्या बोल देते हैं यार? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस जैसा, न्यूक्लियस नहीं। ये जो स्पेस है बच्चे, अच्छा देखो, जो डीएनए आरएनए होता है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो है ये कैसे होते हैं यार? पॉजिटिवली चार्ज स्पेस होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्पेस होता है। इसी वजह से डीएनए उस जगह पे चिपका हुआ है, समझ गए ना। डन है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट, प्रिमिटिव, न्यूक्लियस, समझ गए। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार, नेक्स्ट आते हैं अब थोड़े उनके और आगे आगे वाले डिफरेंसेस पे, ठीक है। तो उसमें क्या है बेटा, साइड छोड़ दो, जो बताऊंगी सीधे सीधे वही वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी मतलब एनसीईआरटी तो मैंने इंक्लूड करी है इसमें, है ना। मैंने बच्चों से पूछा था तो उन्होंने कहा था उन्हें अंडरलाइन भी चाहिए, तो एनसीईआरटी इसमें मैंने ऑलमोस्ट इंक्लूड करी है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर वो भी इंक्लूडेड है, तो ध्यान रख लेना। क्या करना है आपको? जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो ऐड करना है, बाकी आपको सिर्फ 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 अभी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। चलो अभी जरा नेक्स्ट आ जाओ यार, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो, इंटरसेल्यूलर कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये क्या होता है यार? जरा देखो, जो तुम्हारा प्रोकैरियोट है वो वन एनवलप सिस्टम का है। वन एनवलप सिस्टम क्या होता है यार? जरा देखो, वन एनवलप इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा यार? मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या कह लो जो भी आउटर मेम्ब्रेन है, सिर्फ ये होना, दिस इज एक मेम्ब्रेन। और अंदर भी देखो, अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी फॉल्गी, ये सब है। तो दिस इज सेकेंड मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगा यार? सेकेंड मेम्ब्रेन हो जाएगा ना। तो जो तुम्हारे वो है, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स है, उनके अंदर में तो एक बाहर वाला एनवलप ही होगा, अंदर वाले तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है ही नहीं। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं यार? कि वो वन एनवलप सिस्टम है, और जो तुम्हारे प्रोकैरियोट्स है वो दो एनवलप सिस्टम है, समझ गए ना। चलो, सेल वॉल। सेल वॉल इनकी किसकी बनी होती है यार? पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन, अमीनो एसिड्स वगैरह जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन में कौन कौन सा होता है यार? वो याद करो, वो दिन, नाग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। अभी किसी को नहीं भी पता हो तो आगे ये चीज मिल जाएगी, मतलब आगे ये चीज प्रेजेंट होगा, ठीक है। जबकि जो तुम्हारे प्रो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें वही सेल्यूलोज वगैरह, पेप्टाइड सेल्यूलोज वगैरह प्रेजेंट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, नाग और नाम नहीं होता है, समझ गए ना। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, न्यूक्लियस। मैंने तुम्हें बताया था ना कि उनके अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है या जीनोफोर होता है, राइट। न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। अभी उसके अंदर हाँ एक और बड़ी अच्छी सी चीज है यार, जो तुम्हारे ये रहते हैं ना, उनके अंदर में जो क्रोमोसोम है वो सिंगल होता है। हमारे अंदर में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर में सिंगल क्रोमोसोम होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, इनका जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स का, वो उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है हमारे अंदर तो होगा ना, ठीक है। तो हमारे अंदर में हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, इनका जो डीएनए होता है वो जनरली सर्कुलर होता है। जनरली डजंट मीन की हमेशा, समझ गए। जनरली मतलब हमेशा नहीं होता, तो जनरली मतलब वैसे होते हैं, क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं, लेकिन कभी कभी लिनियर भी हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ यार, नेक्स्ट क्या होता है इधर। और फिर उसके बाद में हाँ, इनका जो आरएनए बनता है वो स्प्लाइसिंग के लिए नहीं जाता। अभी जेनेटिक्स में पढ़ रहे होगे कि इनका जो मतलब वो तुम्हारा आरएनए बनना है वो कैसा? हेट्रोजिनस आरएनए नहीं बनता इनका। कैसा आरएनए नहीं बनता? हेट्रोजिनस आरएनए नहीं बनता। तो नो एच एन आर एन ए बोलते हैं ना उसको, नो एच एन आर एन ए इज फॉर्म्ड। बहुत सारे बच्चे होंगे, नहीं यार हो भी सकते हैं, कुछ एक कभी कभी मिस आउट हो जाता है। देखो यार, कभी कभी अगर मैं कुछ ऐसा बता रही हूँ ना कि ये तो तुमने पढ़ा ही होगा,
इसका अगर तुम्हें नहीं आती वो चीज, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम थोड़ा कम हो या हे भगवान बाकियों को तो बहुत आता है, ऐसा नहीं है। हो जाती है बहुत सारी चीजें मिस आउट जिंदगी में, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे हेट्रोजेनस आरएनए है, मैंने बताया जेनेटिक्स में होता है, समझ गए, और वो तुम पढ़ोगे वहां पे, तो अगर नहीं पता है तो अब जाके वहां पे देख लेना, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग जो है, स्प्लाइसिंग कभी भी प्रोकैरियोट्स के डीएनए मतलब प्रोकैरियोट्स के आरएनए में नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर इंट्रॉन एक्सॉन का फॉर्मेशन ही नहीं होता, समझ गए, इसलिए उनके अंदर स्प्लाइसिंग भी नहीं होती है। तो इसके अंदर हेट्रोजेनस आरएनए नहीं बनता प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट्स में बनता है, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार। फिर प्लाज्मिड्स हो सकता है, मतलब जो प्रोकैरियोट्स है उसमें प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है यार, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए है उसको हम प्लाज्मिड बोल देते हैं। तो दे कैन हैव प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें प्लाज्मिड डीएनए नहीं होता है। अच्छा, एक बच्चे ने बोला कि मैम जैसे यूकैरियोट्स हैं, है ना, उनमें भी तो उनके माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, प्लांट्स में देखो तो क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, तो इजंट इट लाइक प्लाज्मिड, बिकॉज इवन दैट इज लाइक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, नो। तो याद रखना एक चीज, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, मतलब जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए और प्लाज्मिड विच एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट, वो कहां पर होता है यार, वो होता है तुम्हारे साइटोप्लाज्म में, जो ऑर्गेनेल्स के अंदर है, में वो प्लाज्मिड नहीं होता, ठीक है। चलो यार, अब जरा नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर अब हम इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही देख रहे हैं। फ्लैजिल्ला, फ्लैजिल्ला में आ जाओ यार। इनका जो फ्लैजिल्ला होता है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि मतलब जो तुम्हारे यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 9+2 वाला, तो मतलब 11 स्ट्रैंडेड हो जाता है, ठीक है। इनके साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस नहीं होती है, साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस नहीं होती है, मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। व्हाट इज साइक्लोसिस, मान लो कि कोई एक सेल है, तो उसके अंदर ना जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, मतलब दे डू हैव दैट स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स, स्पेशली इट अकर्स इन प्रोटोजोअन्स, व्हाट इट स्पेशली अकर्स इन प्रोटोजोअन्स, यानी कि यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिनके अंदर में ट्रांसपोर्टेशन इशू है कि यहाँ से वहां वहां कैसे जाएगा, तो that occurs due to cyclosis, movement of cytoplasm. So what is cyclosis? Cyclosis is movement of cytoplasm. So that is movement of cytoplasm. Hopes it's all clear. ठीक है, एंड दैट अकर्स इन यूकैरियोट्स, दैट अकर इन यूकैरियोट्स ओनली, नॉट इन प्रोकैरियोट्स। तो ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो तुम अगर एग्जांपल पूछा जाए तो आई एम श्योर कि तुम एग्जांपल लिख पाओगे, जैसे अमीबा एंड ऑल, ठीक है। चलो अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं यार। नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। नाउ दिस इज लाइक बहुत छोटी सी बात है कि वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट इट कि हमें ऐसी छोटी चीजें ध्यान नहीं रहती, ठीक है। तो ध्यान रखना वैक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ना यार, ऑब्वियस सी बात है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, एंड वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, तो डेफिनेटली दे वुड बी एब्सेंट इन देयर, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ यार, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, मतलब फेगोसाइटोसिस, खाना खाना एंड ऑल, तो ये भी उसके अंदर में नहीं होता है, मतलब राइबोसोम, अरे प्रोकैरियोट्स में वो भी नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लो, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इवन दैट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ यार, रेस्ट एवरीथिंग, जो भी नीचे दिया हुआ है उसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मतलब देयर इज ओनली वन सेंटेंस लाइक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता है, तो डेफिनेटली इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। ये बात समझ में आई? तो अब आगे ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, हम ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज और, राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स तो होते हैं ना, तो राइबोसोम इसमें 70S टाइप का होता है, हमारे में 70S और 80S दोनों होता है। फिर से ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे अंदर 80S भी होता है और 70S। ऑर्गेनेल्स जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दे डू हैव 70S टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो हमारे बाकी साइटोप्लाज्म में होता है दैट इज ऑफ 80S टाइप। तो हमारे अंदर दोनों होता है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे ओनली हैव दैट 70S टाइप्स, ओके। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, और वो कहाँ से अटैच होते हैं यार, दे आर अटैच्ड विद प्लाज्मा लेम्मा। किससे अटैच होते हैं यार, प्लाज्मा लेम्मा। हमारा जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है यार, they are mainly present in scattered in cytoplasm, और they would be attached with that endoplasmic reticulum, या फिर कह सकते हो कि वो कहाँ प्रेजेंट होगा यार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा, साइटोप्लाज्म के अलावा तुम्हारे ऑर्गेनेल्स के अंदर, दैट मतलब जैसे एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर क्लोरोप्लास्ट हो गया, उनके अंदर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैम
मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। अच्छा मैम चैट ऑन है क्या? मैं कर देती हूँ, ऑन नहीं है। ठीक है बच्चा, प्लीज मुझे ये बताओ कि बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है? कोई बस मुझे ये बता दो बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है? रेज हैंड करते हो ना तो मुझे कंफ्यूजन हो जाती है कि तुम फास्ट बोल रहे हो या स्लो बोल रहे हो। ठीक है बस 10-15 बच्चे भी बता देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समथिंग 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। बस 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 समझ गई बस बस बस। ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। बस बेटा अब वापस आ जाओ चैट चैट की दुनिया से दूर हो जाओ। चैट की दुनिया से दूर हो जाओ, वापस आ जाओ सब। बंद कर दी अभी थोड़ी देर के अच्छा लिए। कर दी, ठीक है मैम। हाँ चलो अब वापस आ जाते हैं यार। अब देखो यार, अब हम क्या बात कर रहे थे बेटा? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो यार, बेसिकली हम अब प्रोकैरियोट्स को मतलब स्टडी करने जा रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स में यार सबसे मतलब सबसे फेमस क्या है? वही बैक्टीरिया है ना। बैक्टीरिया ही क्यों उठा लेते हैं मैम हमेशा प्रोकैरियोट में? इसलिए यार क्योंकि मतलब सबसे प्यारा प्रोकैरियोट वही होता है ना। उसके पहले जो है वो वायरस वायरस मतलब दे आर नॉट इवन कंसिडर्ड एज सेल, समझ रहे हो? तो इसलिए सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में हम बैक्टीरिया ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो यार, बैक्टीरिया का ये जो तुम्हें डायग्राम है, कोई भी बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में क्या होता है मतलब सबसे पहले अगर शुरू से शुरू करोगे तो सबसे बाहर क्या हो जाता है यार? कैप्सूल हो जाता है। फिर उसके बाद में उनका सेल वॉल हो जाता है। उसके बाद में उनका प्लाज्मा लेम्मा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है, समझ रहे हो? उसके बाद उसके अंदर उसका साइटोप्लाज्मा जाता है। ये बात समझ में आई? ये तुम्हारा एक जनरल सा वो है, ठीक है। कैप्सूल कैन बी प्रेजेंट या फिर कैन बी एब्सेंट, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी पे कैप्सूल प्रेजेंट है, अगर कहीं पे ना किसी उसमें कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो कैसा हो जाता है यार? स्मूथ। कैसा हो जाता है? स्मूथ। और अगर नहीं प्रेजेंट होता है तो वो कैसा हो जाता है? रफ। अब यहाँ पे स्मूथ और रफ क्या है? अरे वो याद नहीं है? फिर से वो जेनेटिक्स में एक वो पढ़ा होगा तुमने, है ना। स्मूथ बैक्टीरिया ले लेते हैं न्यूमोनिया वाला, और रफ मतलब बैक्टीरिया ले लेते हैं, है ना। तो मतलब जिनके ऊपर कैप्सूल है, जिनके ऊपर ये कवरिंग है, तो वो थोड़े से स्मूथ स्मूथ हो जाते हैं, समझ गए? मतलब वो सिर्फ उनकी सेल वॉल सीधे सीधे नहीं नजर आती, वो स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है। और जिनके ऊपर नहीं होती है वो रफ हो जाते हैं, समझ गए? तो वही चीज है, कैप्सूल के बेस पे स्मूथ और रफ हो जाता है। याद रखो, जो स्मूथ स्ट्रेन होते हैं यानी कि जिनके अंदर कैप्सूल अवेलेबल होता है जिनके ऊपर, वो कैसे हो जाते हैं यार? वो कैसे होते हैं? जनरली रेजिस्टेंट फॉर्म्स होते हैं। कैसे होते हैं यार? रेजिस्टेंट फॉर्म्स होते हैं। यानी कि जो रेजिस्टेंट है, तुम्हारी बॉडी उसको मार नहीं पाती जल्दी, और अगर मार नहीं पाती तो वो क्या कर देते हैं? वो डिजीज कॉज कर देते हैं। ये बात समझ में आई? जो रफ वाले स्ट्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? मतलब ये जनरली डिजीज कॉज नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जैसे ही अंदर आएंगे वो मार देगी, समझ गए? तो इसलिए जनरली ये डिजीज कॉज नहीं कर पाते जनरली, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं यार सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में यहाँ पे जरा देखो, जो भी तुम्हारे बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल की खास बात होती है कि उसके अंदर में क्या होता है बेटा? नाग होता है, नाम होता है। व्हाट इज नाग एंड नाम? नाग इज नाम इज एन एसिटाइल म्यूरामिक, और वो दैट इज नाग इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, समझ गए? नाग और नाम, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ अब इसमें आ जाओ यार, नाग और नाम हो जाएगा। ये क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स, जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। इज दैट ओके विद एवरीवन? अब यहाँ पे यार थोड़ी सी जरा शक्ल देखोगे, अगर शक्ल देखो तो सबसे बाहर, तुम्हें सबसे बाहर ये यहाँ पे देखो, ये कैप्सूल नजर आ रहा है, कैप्सूल के अंदर सेल वॉल नजर आ रहा है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आ रहा है। इन्होंने कोशिश तो की है यहाँ पर बनाने की, कैप्सूल कैप्सूल, फिर उसके बाद में सेल वॉल, और उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर अंदर तुम्हारा साइटोप्लाज्म हो जाएगा, फिर उसके अंदर में डीएनए हो जाएगा। डीएनए बताया था ना, कैन बी सर्क्यूलर, कैन बी लिनियर, ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट ही ना हो, इट जस्ट डिपेंड्स, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर में फ्लैजिल्ला प्रेजेंट हो सकता है ना। ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, राइबोसोम तो होगा ही होगा, है ना। फिर सेक्स पिलाई हो सकते हैं, एंड यहाँ पे ये दिख रहा है क्रोमोसोम्स, तो वो तो चलो ठीक है, क्रोमोसोम वगैरह तो हमें पता ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, व्हाट इज सेक्स पिलाई? सेक्स पिलाई बच्चे, जैसे फ्लैजिल्ला होता है, सीलिया पड़ा होगा, फ्लैजिल्ला पड़ा होगा, वैसी ऐसी छोटी छोटी सी एंटिटीज होती हैं, मतलब वैसी हेयर लाइक एंटिटीज होती हैं, जिसके अंदर में क्या होता है? फर्टिलाइजिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है,
ठीक है, क्या होता है, फर्टिलाइजिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है। एंड ये जो फर्टिलाइजिंग फैक्टर है वो क्या करता है, मतलब एक बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है या जो डीएनए है उसको दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। यानी सेक्स पिलाई जो होते हैं वो मतलब बैक्टीरिया से, मतलब बैक्टीरिया का भी जो आइटम है उसको दूसरे वाले बैक्टीरिया के मतलब अंदर वो मतलब सेंड करता है। ये बात समझ में आई? बेसिकली कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। तो सेक्स पिलाई जनरली किस में हेल्प करते हैं यार, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं। कौन? सेक्स पिलाई। समझ गए? सेक्स पिलाई। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाता है, उनका सेल वॉल जो हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद में एक और चीज देखो, ये तो हमने पढ़ लिया कि पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। क्या होता है यार? पेप्टाइडोग्लाइकन है वो तो हमने पढ़ लिया। पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा बेटा अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं उनके अंदर में? अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में कौन कौन सा हो जाता है यार? एक ग्लाइसिन हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्लाइसिन। उसके अलावा क्या हो जाता है यार? एलेनिन, एलेनिन। ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाता है यार? लाइसिन। ठीक है, उसके अलावा भी एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं यार? डाप, डाई एसिटाइल मालिक, है ना? तो ये क्या हो जाएगा यार? डाप। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब कुछ देखना है, वो जरा देखो यार। मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बचपन में पढ़ा होगा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ऐसा पढ़ा होगा सबने, है ना? तो अभी यहाँ पर हम आते हैं, हम बात आगे करने ही जा रहे हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की। तो उसी डिटेल पे अब मैं अभी से आ रही हूँ। व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव? मतलब कुछ भी नहीं होता यार, स्टेन है एक, है ना? एक बंदा था ग्राम नाम का, उसने एक स्टेन बनाया था जिलेशियन व्हाइट करके। ठीक है, मतलब जिलेशियन वॉयलेट करके। ठीक है, और ये ब्लू ब्लू कलर का स्टेन होता है। कुछ नहीं, मान लो बैक्टीरिया लिया, उसके ऊपर ये ब्लू कलर डाल दिया। समझ गए? अभी मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, बैक्टीरिया का ऐसे मतलब स्लाइड पे ऐसे स्मीयर वगैरह बनाया, उसमें ये मतलब ये डाल दिया, जिलेटिन कलर डाल दिया, मतलब ग्राम स्टेन डाल दिया। फिर प्रोसेस है यार, गरम वरम किया, ये सब वो सब तुम्हें नहीं जानना। मतलब मान लो ऐसे डाल दिया और फिर उसको स्लाइड में देखा तो वो नीले कलर का नजर आएगा सारा बैक्टीरिया। फिर उसको अल्कोहल से धुल देंगे, उसी को अल्कोहल से धुल देंगे, और उनके ऊपर ना नॉर्मल तुम्हारा सेफ्रनिन नहीं होता था, प्याज का छिलका वगैरह कलर करते थे। ठीक है, वो प्याज का छिलका वगैरह जो कलर करते थे वही वाला सेफ्रनिन कलर डाल दिया उसी स्लाइड पे। पहले जिलेशन वायलेट डाला, ठीक है, फिर उसको मतलब उसमें देखा माइक्रोस्कोप में, सब नीले नजर आएंगे, वो नीले कलर का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसको अल्कोहल डाल दिया, धुल गया वो। ठीक है, फिर उसके बाद में सेफ्रनिन डाल दिया। अब देखेंगे, ठीक, तो अब देखेंगे तो सेफ्रनिन तो लाल कलर का होता है, लाल पिंक जो भी कह लो, है ना? तो क्या हो जाएगा, अब देखोगे अगर ना, तो कुछ तुम्हें नीले दिखेंगे और कुछ तुम्हें कैसे दिखेंगे, लाल कलर के, नीले दिखेंगे और लाल कलर के दिखेंगे। तो इसी दम पर कि नीला कौन था लाल कौन था, इसी दम पर एक क्लासिफिकेशन किया ग्राम ने, जो बंदा था उसने, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव कौन से थे, जिनके पास ग्राम स्टेन था लास्ट तक। ग्राम स्टेन किस कलर का था लाल मेरे, क्रिस्टल वॉयलेट यानी नीले कलर का था। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जिनके अंदर लास्ट तक क्या था यार, ग्राम स्टेन था, जिन्होंने ग्राम स्टेन को रिटेन करा था, यानी कि जो ब्लू कलर के नजर आ रहे थे उनको बोल दिया ग्राम पॉजिटिव। ठीक, जबकि जो रेड कलर के हो गए, कैसे हो गए यार, रेड या पिंक कलर के हो गए, उनको बोल दिया ग्राम नेगेटिव। ठीक, ये बात समझ में आई? ग्राम पॉजिटिव तो यहाँ हो गया ग्राम पॉजिटिव, और ये मान लो हो गया ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे यार, ब्लू कलर के हो जाते थे, है ना? ग्राम पॉजिटिव ब्लू कलर के, और ग्राम नेगेटिव कैसे, रेड कलर के हो जाते थे। ठीक है, चलो ठीक है, ये बड़ी मतलब ये है, लेकिन इससे हमें पता क्या चल रहा है यार, जो पता चल रहा है वो जरा ध्यान से सुनो। पता ये चलता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, है ना, कौन से, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे बेटा, उनके अंदर में ग्राम स्टेन ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब उनका जो वॉल था, सेल वॉल था, उसमें फैट ज्यादा था, है ना? जबकि जो ग्राम नेगेटिव है उसके अंदर जो फैट है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू ग्राम पॉजिटिव। अब हसन मैम कैसे पता चल गया मैम, मतलब कलर से कैसे फैट का पता चलता है? ठीक है, तो ये इन शॉर्ट मैं तुम्हें बता रही हूँ,
इसमें रटना ज्यादा जरूरी है, मतलब नहीं भी समझ पाओगे तो रट जरूर लेना, ठीक है। तो क्या होता है ग्राम पॉजिटिव में, क्या सुनो पहले नॉर्मल क्या हुआ, जब तुमने किसी पे कलर डाला तो सेल वॉल ने कलर एब्जॉर्ब कर लिया, पहले तो नीला ही डाला था, सेल वॉल ने कलर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक। जब उसने कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो सब नीले कलर के हो गए, ठीक। उसके बाद तुमने क्या किया, अल्कोहल, उसको धुला ना अल्कोहल से। तो जब अल्कोहल से धुला है तो याद रखो जो तुम्हारा ये दारू होती है, मतलब जो तुम्हारा अल्कोहल होता है, सुना होगा ना सबने, फैट डिसॉल्व हो जाता है, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो अब सुन लो, ठीक है। फैट हो गया डिसॉल्व उसके अंदर, ठीक। तो अब जो सेल वॉल है उसमें फैट है, तो वो फैट डिसॉल्व होके बहने लग गया अल्कोहल की वजह से। तो जब वो बहने लग गया तो क्या होता है, उसके साथ साथ जो कलर था वो भी बह जाएगा। अगर फैट है ज्यादा तो जो कलर है फैट के साथ वो भी डिसॉल्व हो होके बह जाएगा। तो जिनमें ज्यादा फैट है उनमें से ज्यादा सा कलर बह जाएगा, ज्यादा फैट है तो कलर बह जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर कलर बह जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा यार, फिर तुम सेफ्रोनिन डालोगे, क्या डालोगे, सेफ्रोनिन। तो अब वो तो कलर तो बह गया है ना यार, तो अगर कलर बह गया है तो खाली है इसका मतलब सेल वॉल, दूसरा कलर डालोगे तो उसके अंदर आ सकता है, समझ गए, दूसरा कलर डालोगे तो उसके अंदर आ सकता है ना। तो यानी कि जिसके अंदर ज्यादा फैट होता है वो लास्ट में लाल कलर का दिखता है, ठीक। जिसके अंदर ज्यादा फैट होता है वो लास्ट में लाल कलर का दिखता है, ठीक। और जो लाल कलर का दिख रहा है वो कैसा है बेटा, ग्राम नेगेटिव है। ये बात समझ में आई है। ओह अरे मैंने तो उल्टा लिख दिया बेवकूफो, अरे तुम क्यों बेवकूफ हो, मैं हूं ना सॉरी 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 तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसके अंदर में फैट कम है, फैट कम है तो अल्कोहल डालने पे उनका कलर बहा नहीं, तो वो नीले ही रह गए, ठीक। जबकि जो ग्राम नेगेटिव है उनके अंदर में फैट बहुत ज्यादा है, तो फैट जब अल्कोहल में अल्कोहल डाला तो फैट मतलब फैट डिसॉल्व होके बाहर आया, है ना। तो बाहर आ गया तो वो खाली हो गए, फिर लाल कलर डाला तो उन्होंने लाल कलर के हो गए। समझ आया, समझ आया। ठीक है, जिसे नहीं भी समझ में आया उसमें ये दो फैक्ट है वो याद रखोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा जो चीजें जाननी है वो सुनो, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, सेल वॉल में दो चीजें, फैट के बारे में तो हम देख चुके, उसके अलावा क्या होता है यार, मतलब उसमें उसके अलावा होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, है ना। तो अब पेप्टाइडोग्लाइकन जो है भाई वो दोनों में ही है ना, मतलब क्या होता है यार, पेप्टाइडोग्लाइकन नाग होता है और तुम्हारा नाम होता है, इसमें कोई कुछ भी सेकेंडरी नहीं है, दोनों में वही होता है, नाग होता है और नाम होता है, ये तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, उसके अलावा आया अमाइनो एसिड, क्या आ जाएंगे यार, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में क्या हो जाएगा बच्चा, जो ये तुम्हारा अमाइनो एसिड होता है वो पॉजिटिव में क्या होता है, गर्ल, ठीक है, GAL, है ना। वैसे भी देखो ज्यादातर लड़कियां जो है ना वो ज्यादा पॉजिटिव होती हैं लड़कों के कंपैरिजन में, ठीक है, नो ऑफेंस, सिर्फ याद रखना है, ठीक है, लेकिन सच भी है साथ में, ठीक है, ठीक है, वापस आ जाओ, ठीक है लड़कियां मानते हो ये बात अच्छा बहुतों के हाथ उड़ जाएंगे, नहीं यार लड़कों नो ऑफेंस सब पॉजिटिव होते हैं, चलो 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 वापस वापस वापस, हाँ चलो अब जरा देखो क्या हुआ यार, अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं ना, तो अमाइनो एसिड अभी बताया था ना, वहां पे पीछे कौन कौन सा हो जाता था, ग्लाइसिन, एलेनिन और लाइसिन, और उसके अलावा डैप, ऊपर वहां पे फॉर्मूल, ऊपर वहां पे फुल फॉर्म लिखा है, तो यहाँ पे मैं जबरदस्ती दोबारा दोबारा नहीं लिखूंगी, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, अमाइनो एसिड में गर्ल हो जाएगा, है ना। और जबकि जो तुम्हारा ग्राम नेगेटिव हो जाएंगे उनके अंदर में क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड डैप, समझ गए क्या, ठीक है ना। चलो अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार, जो ये ग्राम नेगेटिव है इसका एग्जाम्पल याद कर लेंगे, जैसे एग्जाम्पल इकोलाई, ठीक है। और जो तुम्हारा ये ग्राम पॉजिटिव है उसका एग्जाम्पल मान लो, हाँ क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, क्या हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, समझ गए। उसके अलावा तुम्हें ग्राम पॉजिटिव में ना एक दो एग्जाम्पल और याद रखो, आगे की जिंदगी में काम आएगा, जैसे ये वाला, अरे वो ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, क्या कहते हैं उसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, है ना। तो वो भी कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव ही होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, समझ गए। तो ये भी कैसा हो जाता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, याद रख लेना, है ना। चलो यार अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा ये तो बताओ, समझ आया, हाँ बस इन्होंने हाथ उठाए,
इन्हों को ही आया समझ? हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। हाँ ठीक है, शाबाश। चलो अभी ये चीज रट लेना बेटा, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बहुत मतलब इसमें पूछता है, वो बेसिकली अमाइनो एसिड वाला जो है वो ज्यादा पूछ लेता है, ठीक है ना, कि कौन सा अमाइनो एसिड होता है करके वो ज्यादा पूछ लेता है, ठीक है। चलो अब जरा नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा हाँ, एक चीज, मैंने अपने बचपन में ना ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था कि कौन किस कलर का है ना। तो मैंने जो याद मतलब मैंने अपने रटने के लिए याद किया था कि लाल कलर ना मतलब बड़ा खतरनाक कलर में आता है ना, मतलब रेड कलर थोड़ी खतरनाक उसमें आता है ना, समझ गए ना, मतलब थोड़ा मतलब खतरनाक चीजों से रिलेटेड होता है रेड कलर, है ना। तो हाँ मैंने याद किया था कि मतलब लाल कलर नेगेटिविटी का साइन होता है, मैंने याद किया था, ठीक है। तो मुझे मतलब कंफ्यूजन नहीं हुई थी, तो हो सकता है शायद तुम्हें भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो याद रखना लाल कलर जो है थोड़ा नेगेटिव साइन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं यार, फ्लैजिला, ठीक है। अब फ्लैजिला देखो प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है, सब में होता है ना। तो अभी हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो फ्लैजिला की बात कर रहे हैं, प्रो और यू की बात नहीं कर रहे हैं। तो फ्लैजिला सिंपल सा ऐसे धागे जैसा लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, एक होता है, दो होता है, दैट वेज है ना। और किस में हेल्प करता है यार, मूवमेंट वगैरह में हेल्प कर देता है, ठीक है। किसका बना होता है, जनरली फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन है जिससे वो बना हुआ होता है, समझ गए। उसके बाद में तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेजल बॉडी। तीन पार्ट हो जाते हैं उनके, फिलामेंट, हुक और बेजल बॉडी। ये देख लो, फिलामेंट जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फिर हुक जिससे वो टिका हुआ है, और बेजल बॉडी जिससे वो तुम्हारे सेल वॉल में या जहां पर भी है उसमें अटैच है, ठीक है। तो तीन पार्ट हो गए, मतलब फिलामेंट, हुक और बेजल बॉडी, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ यार। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज देखो जो तुम्हें जाननी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला है उनका डिफरेंस है। तो याद रखो यार, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, क्या है यार, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है उसके अंदर में जो तुम्हारा वो होता है, क्या कहते हैं, जो अरेंजमेंट होती है फ्लैजिलिन से, जो ट्यूब्यूल्स बने, या मतलब जो फ्लैजिलिन प्रोटीन्स वगैरह हैं उनसे जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट होती है दैट इज 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। तुमसे जिंदगी में कोई और कुछ नहीं पूछने वाला, सीधा सीधा कोई भी पूछेगा प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा होता है, ट्यूब्यूलर अरेंजमेंट कैसा होता है, एंड दैट इज 9+0 का अरेंजमेंट होता है, दैट्स इट। तुम्हें ये समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो, नोबडी केयर, सीधे सीधे अरेंजमेंट पूछता है और वो कैसा हो जाता है, 9+0 का अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। अभी यहीं पे आते हैं, यूकैरियोट की बात कर रहे हैं हम अगर, तो यूकैरियोट में सेम ही, यूकैरियोटिक फ्लैजिला में जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है यार, 9+2 की अरेंजमेंट होती है। अभी मैं तुम्हें आगे बताऊंगी कि क्या होता है, फिलहाल यहाँ पे सीधा क्वेश्चन है, जान लोगे, ठीक है। अब हम वहीं आ जाते हैं यार कि क्या है ये 9+2 9+0, क्या मजाक लगा रखा है। तो अब जरा ध्यान से देखो क्या होता है यार, मान लो मैं किसी यूकैरियोट का फ्लैजिला या सीलिया जो भी है उसका मैं एक सेक्शन निकाला मैंने, भैया ये है फ्लैजिला, मान लो इसको मैं अगर कट करूंगी तो सामने से तो गोला ही नजर आएगा ना, तो वही मैंने एक क्रॉस सेक्शन निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये तुम्हें ये जो दिख रहा है अरेंजमेंट सी तुम्हें दिख रही होगी, है ना, ये एक माइक्रो ट्यूब्यूल है, क्या यार, माइक्रो ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे फिर से बहुत सारे बच्चे माइक्रो ट्यूब्यूल और फ्लैजिलिन में ही मतलब कंफ्यूज रहते हैं, फ्लैजिलिन क्या है, माइक्रो ट्यूब्यूल क्या है। अरे यार ऐसे समझो, ये मान लो पेन है, तो ये पेन किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से, है ना। तो वैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, ऐसे पतले पतले से धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, ये समझ गए। अब देखो, तो अब हम फ्लैजिलिन प्रोटीन से एक माइक्रोट्यूब्यूल बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। ऐसे ही क्या, दो दो माइक्रोट्यूब्यूल चिपके हुए हैं, ध्यान दे रहे हो, दो माइक्रोट्यूब्यूल, दो माइक्रोट्यूब्यूल, दो माइक्रोट्यूब्यूल, दो माइक्रोट्यूब्यूल। तो ऐसे ऐसे करके दो दो माइक्रोट्यूब्यूल चिपके हुए हैं ना, और ये कितने हैं, 9, कितने हैं, 9। तो जो दो माइक्रोट्यूब्यूल चिपके हैं तो उनको हम बोल देते हैं डबलेट, क्या बोल देते हैं इसको यार, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, समझ गए। और कितने हैं, ऐसे करके कितने डबलेट्स हैं, 9 डबलेट्स हैं, कितने डबलेट्स हैं, 9, समझ गए। फिर यहाँ पर देखो सेंटर में ये दिख रहा है, सेंटर में फिर से ये भी एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, तो दो माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन चिपके हुए तो नहीं है ना, समझ गए। इसीलिए इनको अलग से बोलते हैं, मतलब 9 के अलावा वो 9 डबलेट है, दीज आर सिंगलेट्स, 9 डबलेट, दो सिंगलेट, बिकॉज कि ये चिपके हुए नहीं है, राइट। तो दो डबलेट, अरे 9 डबलेट, दो सिंगलेट, इसीलिए जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स की,
क्या, माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट जो है दैट इज टर्म्ड एज 9+2 अरेंजमेंट. तो अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज 9+2 इन यूकैरियोटिक फ्लैजेला and it is 9+0 in prokaryotic flagella. Then what will be the difference? The difference is of singlet. The difference is of singlet कि प्रोकैरियोट में वो जो बीच में सिंगलेट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है. अब जरा दूसरे देखो यार, यहाँ पे एक चीज देखो, जो डबलेट्स हैं वो किससे चिपके हुए हैं. यहाँ देखो, ये दिख रहा है इंटर डबलेट ब्रिजेस. ये दिख रहा है ऐसे गोल गोल माचिस के तीली जैसे स्ट्रक्चर्स हैं. तो दे आर इंटर डबलेट ब्रिज, मतलब ब्रिजेस, या फिर इनको हम लिंकर्स भी कह देते हैं. क्या कह देते हैं? लिंकर प्रोटीन भी कह देते हैं, है ना. उसके अलावा तुम ये देखो, जैसे सेंट्रल शीथ. शीथ मतलब इट्स जस्ट अ कवर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. तो एक सेंट्रल शीथ है, ये जो लाल लाल कलर का तुम्हें दिख रहा है. ठीक है. अगेन द डबलेट्स आर अटैच्ड विद शीथ. The doublets are attached with sheath and this is termed as radial spoke. Radial spoke. Inter doublets attached with sheath, radial spoke. ठीक है. जबकि जो doublets हैं they are attached with other doublets by inter linkers, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, या फिर inter doublet bridge. Am I clear? Am I clear? ठीक है. अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं यार. फिर से सुनो, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट एंड इट इज ऑफ 9+2 टाइप. आफ्टर दैट वी हैव रेडियल स्पोक. रेडियल स्पोक के बाद में मतलब हाँ, रेडियल स्पोक जो है वो डाइनिन प्रोटीन का बना होता है. डाइनिन प्रोटीन का बना होता है रेडियल स्पोक. ठीक है. जो लिंकर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन. कौन? लिंकर्स आर मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ रहे होंगे, मैम ये क्या है, ये क्या. कुछ नहीं है भाई, नहीं जानना है तुम्हें. तुम्हें ये भी नहीं जानना था, लेकिन एक आधा क्वेश्चन है, कभी हमने जिंदगी में देखा है, तो यू विल गो फॉर इट. सिर्फ सुन लो. क्या सुना? doublets are made up of flagellin protein, radial spokes are made up of dynein proteins and linkers are made up of nexin proteins. That's it. ठीक है. कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, खत्म कहानी इतने पे ही. ठीक है. अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं. होप्स वी आर क्लियर. अच्छा, वन मोर थिंग, सॉरी. यहाँ पर देखो यार, याद है ना मैंने बताया था कि वो बेसल बॉडी होती है. बेसल बॉडी, फिर वही हुक और फिलामेंट, है ना. तो दैट बेसल बॉडी जहां से अभी हमने डायग्राम देखा था ना, दैट बेसल बॉडी थिंग जहां से वो अराइज हुआ है. क्या अराइज हुआ है? मतलब जो मतलब हुक और उसके बाद में फिलामेंट आ रहा है. राइट. सी दिस वन, ये चीज जो है मतलब दिस इज बेसल बॉडी, है ना. तो दिस बेसल बॉडी यूकैरियोट्स में इसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं, है ना. तो ये जो तुम्हारा बेसल बॉडी है ना लाल, जहां से हुक और फिलामेंट अराइज हो रहा है, इट विल कैरी 9+0 का अरेंजमेंट. इट विल फॉर्म 9+0 का अरेंजमेंट. बेसल बॉडी डोंट हैव सिंगलेट्स. Basal body 9+0 arrangement don't have singlets. Am I clear with this? This is important. Please raise your hands अगर तुम्हें समझ आया है तो. ठीक है. हाँ, तो बस तुम्हें इतना याद रखना है that flagella thing is like 9+2, okay, in eukaryotes and it is 9+0 in prokaryotes. Fine. But the basal body of eukaryotic flagella will be of 9+0 arrangement. ठीक है. फिर कुछ बच्चे पूछेंगे तो मैडम प्रोकैरियोट्स का, अरे प्रोकैरियोट्स तो है ही 9+0. समझ गए. तो उसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है. कंफ्यूजन तो यहाँ थी ना 9+0 ऑफ यूकैरियोट. बेसल बॉडी ऑफ यूकैरियोट्स वो 9+0 अरेंजमेंट होता है. ठीक है. चलो देन अब हम यहाँ पे आ रहे हैं. मतलब दिस वाज लाइक फ्लैजेला सीलिया दोनों हो गया ना. फिर उसके बाद में हम आ जाएंगे सेंट्रोजोम पे. नाउ व्हाट इज सेंट्रोजोम? देखो यार, सेंट्रोजोम बचपन से ही ना पता नहीं क्यों क्लियर सा नहीं होता सेंट्रोजोम. तो जरा ध्यान से सुनना. सबसे पहले तो मैं एक आउटलाइन देती हूँ कि व्हाट इज सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम इज अ स्ट्रक्चर which form thread-like structure, which will form thread-like structure for the separation of chromosomes. ठीक है. For the separation of chromosomes. अब जरा रुक जाओ यार, यहाँ पे मेरे पास कुछ है भी.
देखो मान लो ना, ये हो गया, ठीक है, ये मान लो है तो पेपर, तुम्हारी जिंदगी में ये क्रोमोसोम का काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो ये हमारा हमारा क्रोमोसोम ऐसे ही होता है ना जनरली, ठीक है। तो जो तुम्हारे ये है क्या, सेंट्रोजोम की हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर सेंट्रोजोम्स? सेंट्रोजोम वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो धागे निकालते हैं, वो धागे आके क्रोमोसोम पे यहाँ पर अटैच होते हैं, और उसको अटैच होने के बाद में वो जो क्रोमोसोम है ना, उसका ना दोनों टुकड़ा ऐसे अलग कर देते हैं। ये दिख रहा है, क्रोमोसोम की जो दोनों डंडियां हैं वो उसको अलग करके डिफरेंट डिफरेंट पोल्स पे लेकर चले जाते हैं। ये बात समझ में आई? उसको अलग करके डिफरेंट डिफरेंट पोल्स पर लेकर चले गए, है ना। तो बेसिकली सुनते जाओ, ये क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम की दो एक्स होता है ना, एक्स, तो वो दो डंडियां हो गई, ये दो डंडियां हो गई, बेसिकली सिस्टर क्रोमाटिड। तो जो सेंट्रोजोम होते हैं वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड को स्प्लिट करते हैं, उनको अलग अलग लेके जाते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनोगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रोजोम की, तो अब यहाँ पे शक्ल भी देख लो सेंट्रोजोम की। सेंट्रोजोम कुछ ऐसा नजर आता है, ये जो पीला पीला स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आ रहा है, सच में कुछ ऐसा नजर आता है सेंट्रोजोम में। ये पूरा स्ट्रक्चर सेंट्रोजोम है। ये एक तरीके से सेंट्रोजोम होता है ना बेटा, उसका साइटोप्लाज्म, ये जो पीला पीला नजर आ रहा है वो क्या है, सेंट्रोजोम का साइटोप्लाज्म। तो इसको ना काइनोप्लाज्म या सेंट्रोस्फियर भी कह देते हैं, मर्जी, मतलब जरूरी नहीं है तुम जानो, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जाना है। सेंट्रोजोम का ये हो गया साइटोप्लाज्म लिक्विड, सेंट्रोजोम का साइटोप्लाज्म दैट इज काइनोप्लाज्म या सेंट्रोस्फियर, समझ गए। उसमें क्या हो जाएगा, उस लिक्विड में तुम्हारे दो ऐसे ना डंडे जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दिख रहा है, एक दो, दो ऐसे डंडे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना। और ये दोनों डंडे जो है तुम्हें दिख भी रहा होगा उसके अंदर में कि ऐसे ना, उनका अरेंजमेंट कैसा है, एक ऐसे है तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो, तो दूसरा उसके ऐसे परपेंडिकुलर है, तो टी अरेंजमेंट है ना, टी शेप में अरेंज्ड है। तो जो एक तुम्हारा सेंट्रोजोम होता है वो किससे बना होता है, दो सेंट्रियोल से बना होता है, सेंट्रियोल 1, सेंट्रियोल 2। ये जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर टी अरेंजमेंट में पड़े होते हैं, कहां पे, सेंट्रोजोम के काइनोप्लाज्म में। तो दो सेंट्रियोल टी शेप्ड स्ट्रक्चर में, टी शेप्ड शेप में उनके काइनोप्लाज्म में प्रेजेंट है, एंड दिस कंप्लीट थिंग विल फॉर्म सेंट्रोजोम। इज दैट ओके? ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब तुम्हारा सेल डिवीजन होता है ना, हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सारे कंसंट्रेट करो कंसंट्रेट करो। चलो, जब सेल डिवीजन होता है ना, तो ये जो सेंट्रियोल है ना बेटा, यही सेंट्रियोल ना अलग, मतलब एक सेंट्रियोल इस पार चला जाएगा, एक सेंट्रियोल इस पार चला जाएगा, फिर इन्हीं में से धागे निकलेंगे जो क्रोमोसोम को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो चलो जी आ जाते हैं यहाँ पर, किस पर आ गए, हम आते हैं तुम्हारे सेंट्रोजोम पे। सेंट्रोजोम में, सेंट्रोजोम को डिप्लोजोम भी कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद में सेंट्रियोज जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, वो उसमें पड़े काइनोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। बच्चा लोग हाथ मत, अभी नहीं कोई नहीं हाथ उठाएगा, हाथ नीचे रखो, अभी कंसंट्रेट करो, ठीक है, कंसंट्रेट करो बेटा, अभी छोड़ दो सब। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, फिर जो ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल प्लस उसका जो वो सब लिक्विड हो गया सेंट्रोस्फियर, वो सब मिला के सेंट्रोजोम बन जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, इनके सेंट्रियोल जो है ना, उस सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर पे आ जाओ, है ना। सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है बेटे, उसमें जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये वाली चीज है ना, ये देख लो, ये तुम्हें ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो सेंट्रियोल नहीं ऐसे बहुत सारे, मतलब ये देखो नीला लाल पीला पीला ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पतले पतले माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, दिख रहा होगा तुम्हें, है ना। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सेंट्रियोल होता है वो भी बिल्कुल वैसे ही, जैसे पीछे तुमने पढ़ा था ना यार कि मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उसी की तरह इसके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, समझ गए, इसके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। वहां पे तुमने क्या देखा था यार, 9 डबलेट्स थे, क्या थे उसके अंदर, 9 डबलेट थे, कहाँ पे, फ्लैजिल्ला में, है ना। इसमें क्या है यार, 9 डबलेट नहीं है, क्या है इसके अंदर में, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं,
स्पिंडल फाइबर की। किसकी बात कर रहे हैं यार? स्पिंडल फाइबर। अब यहाँ पे पॉइंट आया है मैम, आप तो सेंट्रियोल बता रही थी, स्पिंडल फाइबर कहाँ से शुरू हो गया? स्पिंडल फाइबर क्या है बेटा? इनका धागा। क्या है? इनका धागा है ना, जो इनसे निकलता है। ठीक है, और मतलब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्पिंडल फाइबर या जो सेंट्रियोल है उससे जो धागा वागा निकल रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्लैजिल्ला में कैसा था? 9 डबलेट थे, इसके अंदर 9 ट्रिपलेट हैं। समझ तो गए ही होगे। डबलेट मतलब क्या था बेटा? ऐसे 2 माइक्रोट्यूब्यूल चिपके हुए थे। इसके अंदर ट्रिपलेट है तो इसमें क्या हो जाएंगे? 3 माइक्रोट्यूब्यूल चिपके हुए हैं। समझ गए? तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 9 डबलेट है तो टोटल कितने हो गए थे यार? 18 हो जाएंगे ना। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 27। 9 3 हाँ 27 ही है। हाँ 27 है, 27 है। ठीक है, तो ओहो, ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, हो जाती है मैथ्स कमजोर कभी कभी। तो पॉइंट क्या है? 9 ट्रिपलेट हो गए, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे देखो यार, तो देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। देखो 9 ट्रिपलेट दिख रहे हैं ना, 3 3 3 3 ऐसे अरेंज हो गए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद में उसके अंदर में +2 सिंगलेट था ना, सिंगलेट था। इसके अंदर कोई सिंगलेट नहीं होता, तो इसके अंदर में सिंगलेट नहीं होता, मतलब 0 सिंगलेट्स, ठीक है। तो इसके अंदर में टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हो गए थे? 9 का 18 और 2, तो टोटल 20 9, मतलब ये 9 है ना, तो 9 डबलेट है तो 18 हो गया, और ये 2 अलग अलग है, तो टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। समझ गए? और इसके अंदर में कितना हो जाएगा यार? इसके अंदर टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। समझ गए? चलो अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे जो फ्लैजिल्ला था उसमें याद है सेंट्रल शीथ था बीच में, याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था, वो लाल कलर का डायग्राम था, है ना, लाल कलर का स्ट्रक्चर था, है ना। तो वो उसके अंदर में सेंट्रल शीथ था, है ना। इसके अंदर देखो कोई सेंट्रल शीथ, मतलब इसके अंदर में कोई सेंट्रल शीथ नहीं प्रेजेंट होता, तो वहां पे क्या है? सेंट्रल शीथ होता है ना। इसमें कोई सेंट्रल शीथ, इसमें तो होता है ना, सेंट्रल शीथ होता है इसके अंदर, है ना, जबकि इसके अंदर में सेंट्रल शीथ एब्सेंट होता है। समझ गए? फिर उसके सेंटर में तो सिंगलेट था ना यार, सिंगलेट था, है ना। इनके सेंटर में तो सिंगलेट नहीं है, तो सिंगलेट की जगह पे यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन हब। मतलब ऐसे प्रोटीन का ऐसे, मतलब एक, मतलब ऐसे समझो गुच्छा सा, ठीक है। तो इनका इनमें क्या होता है? सिंगलेट होता है सेंटर पे, ठीक है। इनमें क्या होता है? सेंटर में सिंगलेट होता है, और इसमें क्या होता है? प्रोटीन का हब होता है। बाकी देख लो, बाकी सब कुछ वही है। ये क्या हो जाएगा? इंटर ट्रिपलेट ब्रिजेस, उसमें डबलेट ब्रिजेस थे तो इसमें ट्रिपलेट ब्रिजेस बोल दिया उसको। सेम रेडियल स्पोक वहां था तो रेडियल स्पोक यहाँ पर हो जाएगा, ये रेडियल स्पोक हो गया। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम सेम है। हाँ, तो इनकी जो अरेंजमेंट है ना सेंट्रियोल्स की या स्पिंडल फाइबर्स की, इसकी अरेंजमेंट को ना हम बेटा वो कार्ट व्हील अरेंजमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको यार? कार्ट व्हील अरेंजमेंट भी कहते हैं। शक्ल जब काटते हो ना तो ऐसा दिखता है, जैसे लगता है कार्ट व्हील जैसा दिखता है ना, तो इसलिए कार्ट व्हील अरेंजमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, अब मैं कुछ 2 4 5 टर्म्स ना एक साथ लिख के दे रही हूँ। पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चों की जिंदगी में ना ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो मैं वो सारे टर्म्स एक साथ लिख के दे रही हूँ, ठीक है ना। कोशिश कर रही हूँ एक सेंटेंस बनाने की, तो उसमें जरा देखना क्या है। इन सेंट्रोजोम, ये समझ गए सेंट्रोजोम क्या है? वो पूरा पीला वाला स्ट्रक्चर इज सेंट्रोजोम। तो इन सेंट्रोजोम क्या हो जाएगा? 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। ये ठीक है ना। 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक, जिसमें से स्पिंडल फाइबर निकलता है, विच मूव्स अपार्ट, मतलब एट पोल्स कर दो, विच मूव एट पोल्स। कब मूव करते हैं? ये दोनों सेंट्रियोल्स जो हैं वो पोल पे मूव कर जाते हैं। कब? सेल डिवीजन के टाइम में, है ना। तो विच मूव्स एट पोल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन, एंड फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, ठीक है। ये जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। स्पिंडल फाइबर कहाँ होते हैं? अटैच होते हैं, अटैचेस एट क्या?
नीटोकोर, नीटोकोर, व्हाट इज नीटोकोर? ओहो, मेरा क्रोमोसोम उड़ गया, कोई बात नहीं, इधर देखो। देखो यार, ये ना, अब फिर से मान लो ये मैंने मतलब टेम्पररी सा हमारा प्यारा क्रोमोसोम, ठीक है, मान लो ये दो क्रोमोसोम का ये दो डंडा हो गया ना, ठीक है, ये दिख रहा है, एक 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 ये है ना। तो नीटोकोर क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से देखो, ये जैसे ना, ये देखो, ये हो गया तुम्हारा, ये दोनों का अरेंजमेंट कर दिया मैंने, है ना, ये दोनों चिपक गए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, जब ये क्रोमोसोम चिपक गया है ना, तो बाहर जहां चिपका हुआ है, जैसे कोई भी चीज आएगी तो बाहर सबसे पहले यही मिलेगा ना, ठीक। तो अब जरा देखो, जो दो सिस्टर क्रोमाटिड है, देखो ध्यान से, सिस्टर क्रोमाटिड 1, सिस्टर क्रोमाटिड 2, समझ गए, इनको ये चिपकाने वाला है ना, ये चिपका रहा है, ये जो चीज है, तो ये जो चीज चिपका रही है, दिस इज सेंट्रोमियर। क्या है ये? सेंट्रोमियर। तो ये हो गया, मतलब दो सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जो स्ट्रक्चर है, दो, दिस इज सेंट्रोमियर, ठीक है। और इसी सेंट्रोमियर का जो आउटर एक्सटेंशन होता है, दैट इज नीटोकोर। होप्स तुम्हें समझ में आए, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखो, ये जो तुम्हारा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में जो तुम्हारा, जो दो सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड 1, सिस्टर क्रोमैटिड 2, एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड है, तो इसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड है, उन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को जो चिपका रहा है, उसको क्या बोलते हैं यार? सेंट्रोमियर, ठीक है। तो सेंट्रोमियर, स्टूडेंट्स आप सबको समझ आ रहा है? अभी हम 5 मिनट में रिज्यूम करेंगे। जब तक मैं चैट ऑन कर रही हूँ, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप बता सकते हो चैट में, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, धीरे पढ़ाओ। कोई कह रहा है धीरे कर रहे हो, कोई कह रहा है तेज कर रहे हो। अच्छा, एक बात है, आप लोग को पता है आपके नेक्स्ट क्लास कब है? इसी बीच में आप सब वो भी देख लो। हाँ, ये जो बोल रहा है आई एम वीएमसी स्टूडेंट,
ये प्लीज बच्चे अपने आप को रीनेम करो, आपका नाम कुछ समझ नहीं आ रहा है, पीएसपी लिखा है, तो प्लीज अपने आप को रीनेम करो, आपको मैंने पहले भी बोला है। कह रहे हो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते अपनी आइडेंटिटी, आपको तो ये बताना पड़ेगा ना, आप स्टूडेंट हो, आप कह रहे हो स्टूडेंट हूँ मैं, तो प्लीज अपना नाम लिखो उस पर प्रॉपर, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगी आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा है। आपको नोट्स मिल जाएंगे बच्चे। सो जो आप अक्षित बेटा बात कर रहे हो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।